हेलो दोस्तों, सो वेलकम फॉर दिस न्यू सेशन। तो आज से भी अपन स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अभी ये जो सब्जेक्ट है कॉरपोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का नाम है। इसमें दोस्तों दो पार्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉरपोरेट अकाउंटिंग, ठीक है ना। तो ये दोनों में से आप कौन से भी पार्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई अड़चन नहीं है। दोनों एब्सोल्युटली अलग है। पहले पार्ट का दूसरे पार्ट से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। सभी अफवाहों को दूर करो। तो जिनको अकाउंट से डर लगता है ना, आप इससे स्टार्ट करो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि ये सिलेबस भी छोटा है और पढ़ने को भी काफ़ी इजी है एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, क्योंकि यहाँ पे सब डेबिट क्रेडिट पूरा अकाउंट, ये टेक्निकल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बट आप चिंता मत करो, ये जो मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ाने वाला हूँ, मैं एज्यूम करने वाला हूँ कि सभी स्टूडेंट्स 11th स्टैंडर्ड के हैं। ऐसा नहीं होगा कि कॉमर्स स्टूडेंट है इसलिए मैं डायरेक्टली पढ़ाऊँगा, क्योंकि देयर आर स्टूडेंट्स जो साइंस बैकग्राउंड से कुछ आते हैं, कुछ इंजीनियरिंग से आते हैं, एक्सेप्शनल। तो मैं एज्यूम करने वाला हूँ कि आप अभी भी 11th स्टैंडर्ड में हो, एंड जिन लोगों ने कॉमर्स पढ़ा है उनको मैं प्रूफ कर दूंगा कि आपने 11th में काफ़ी सारी चीज़ें रट्टा मार के पढ़ी थी। तो जिन लोगों को कॉन्फिडेंस है कि हमको तो सब आ रहा है, थोड़ा दिन रुको, मैं आपके दोनों टायर बराबर पंचर कर दूंगा। इंटेंशन नहीं, आपने जो पढ़ा है वो ओके 11-12 के हिसाब से। अभी अपन थोड़ा हायर लेवल पे आए, थोड़ी चीज़ें बदल जाती है, उसका एनालिसिस इंटरप्रिटेशन थोड़ा बदल जाता है। तो चीज़ें तो अपने को वही पढ़ना है, बट अप्रोच थोड़ा अलग रहेगा। मैं जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा उसका जो अंडरस्टैंडिंग होगा, इंडस्ट्रियल यूज़ होगा, सब आपको बताऊंगा, ठीक है। सो जिनको अकाउंट्स का डर है, आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग से स्टार्ट करो, बाद में ये पढ़ो, या पहले ये पढ़ो बाद में पढ़ो, कोई अड़चन नहीं है। इन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। एंड आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। एंड जिनको मेरे पे भरोसा नहीं है, आप आपके हिसाब से करो, कोई अड़चन नहीं है। काफ़ी सब्जेक्ट सिंपल है। अब इसके लिए आपके लिए चैलेंज एक ही है तो सब्जेक्ट अकाउंटिंग। अब इसमें तो आते हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस, बट आपको MCQ के लिए पढ़ना है, तो मेरे को तो आपको पूरा ही पढ़ाना पड़ेगा। बट बड़े क्वेश्चंस पे अपना फोकस कम रहेगा, छोटे क्वेश्चंस पे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। चलो, आप कॉमर्स स्टूडेंट हो या ना हो, आप चिंता मत करो। मैं एक एक चीज़ जीरो से पढ़ाने वाला हूँ। तो काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि सर आप अकाउंट्स पूरा डिटेल पढ़ाओगे। यस दोस्तों, हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अभी काफ़ी सारे बीच में मेरे को व्हाट्सअप मैसेज आते हैं कि सर मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो अकाउंट्स आप डिटेल में पढ़ाएंगे। एक एक चीज़ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलो, पहला जो सब्जेक्ट है, मतलब पार्ट है, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। अभी पहले शब्द जो है वो है अकाउंटिंग, फिर फिनेंशियल, ठीक है। सबसे पहले अकाउंटिंग होता है कि आपको जानना है। जो लोग नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है उनके लिए बता रहा हूँ। कॉमर्स स्टूडेंट को तो सब पता ही है। एकदम बेसिक जो शुरुआत है वो है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होता क्या है, एकदम सिंपल भाषा में बताऊंगा। सभी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होता है अकाउंटिंग। हर एक बिजनेस में को अलग अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, है ना, उनके बिजनेस के लिए। तो हर एक रिकॉर्ड को मेंटेन करना, करेक्ट ना, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग इज नथिंग बट रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर, करेक्ट ना। तो अकाउंटिंग इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो अगर आप चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेस की सभी इंफॉर्मेशन अपन रिकॉर्ड करके रखते हैं। नाउ क्वेश्चन, क्यों रिकॉर्ड करना है?
to find out प्रॉफिट और लॉस। एज अ बिजनेसमैन मेरा पर्पस क्या है? पैसा कमाना। तो मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, व्यवहार कर रहा हूँ, उससे मेरे को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा? जब मैं रिकॉर्ड्स मेंटेन करूंगा तभी पता चलेगा। टू नो assets and liabilities। To know assets and liabilities मतलब एज अ बिजनेसमैन मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि मेरे को कितने लोगों को पैसा देना है, कितने लोगों से पैसा आने वाला है, मेरे कितने एसेट्स है, मेरे कितने लायबिलिटीज़ है, मैंने कहाँ से लोन लिया है, मेरा शेयर कैपिटल क्या है, मेरे बिजनेस की वर्थ क्या है, वैल्यू क्या है, ये सब मैं जानना चाहता हूँ। तो ये भी कब पॉसिबल होगा? व्हेन यू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स, है ना, व्हेन यू डू प्रॉपर अकाउंटिंग। ठीक है। अच्छा, अभी ये सर ये अकाउंटिंग खाली बिजनेसमैन करते हैं क्या? कैन आई डू इट फॉर माई पर्सनल पर्पस? यस, आप आपके पर्सनल पर्पस के लिए भी अकाउंटिंग करते हो, एंड आप मेंटेन करते ही है। एंड एज अ स्टूडेंट आप भी क्या करते हैं? आपको जो पेरेंट्स से पैसा मिलता है, यू कीप ऑल द रिकॉर्ड्स, क्योंकि डैड को हिसाब देना पड़ता है कि एक महीने में 2000 रुपये जो दिए थे वो कहाँ पे खर्च हुए। तो वी हैव टू गिव ऑल द रिकॉर्ड्स टू पेरेंट्स। मतलब जब मैं स्टूडेंट था, मेरे पेरेंट्स एक तारीख को पैसा देते थे, 30 तारीख को मैं हिसाब बना के देता था, फिर अगेन 1 तारीख को पैसा दे देते कि कहाँ पे खर्च हुआ है। ये आदत मेरे को पेरेंट्स ने डाल दी और बहुत अच्छी आदत है। तो इसलिए मैं आज भी मेरे सभी खर्चों का रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ। मतलब 2013 से मैंने जहाँ जहाँ पे डेली पैसा खर्च किया है, मेरे पास डेट वाइज सब रिकॉर्ड है। सो इफ़ यू आस्क मी कि 15 मार्च 2015 को आपने किसको पेमेंट किया, बस आई विल हैव टू टेक माई रजिस्टर, वो देख के मैं आपको बता सकता हूँ। करेक्ट ना? तो उतना ही है। सो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का फ़ायदा बहुत है। आपको प्रॉफिट लॉस पता चलता है, टू नो माई एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, मेरे बिजनेस का पोजीशन क्या है, मैं कितना लोन ले सकता हूँ, मेरे मार्केट में वैल्यू क्या है। तो जब एक बड़े बड़े कंपनीज का वैल्यूएशन होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन फिनेंशियल्स। इसलिए ये अकाउंटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। देन टू कंट्रोल द एक्सपेंसेस, ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। करेक्ट है। अगर आप सभी रिकॉर्ड मेंटेन करते हो तो यू कैन कंट्रोल ऑल योर एक्सपेंसेस। अभी आप एक्सपेंसेस कैसे कंट्रोल करोगे? देखो, अकाउंटिंग में हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। तो मेरे पास लास्ट ईयर का डेटा है, तो लास्ट ईयर का P&L, इस साल का P&L मैं कंपेयर करूंगा, सभी खर्चे कंपेयर करूंगा कि लास्ट टाइम एडवर्टाइजमेंट भी इतना खर्च किया था, इस बार इतना खर्च किया है। तो अगर आपका ये पे एक्स्ट्रा ओवर स्पेंड हो रहा है तो वो भी आपको समझ में आता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है अकाउंटिंग का। दीज आर द बेसिक नीड्स कि अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है। एज अ बिजनेस में मैंने आपको आंसर दे दिया। करेक्ट ना? अभी इट्स अ लीगल रिक्वायरमेंट ऑल्सो। मतलब आप बोलेंगे सर मेरे को रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करना है, मेरे को मेरा प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है, मेरे को एसेट लायबिलिटी नहीं देखना है, मेरे को मेरा खर्चा कंट्रोल नहीं करना है, तो लेकिन फिर भी मेरे को रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। यस, इट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन। एज अ बिजनेसमैन यू हैव टू मेंटेन ऑल द रिकॉर्ड्स। आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने ही पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। तो देयर इज अ लीगल ऑब्लिगेशन ऑल्सो। हाँ, अभी किसके लिए करना है नहीं करना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है। इसलिए बिजनेसमैन छोटा हो या बड़ा हो, उसको अकाउंटिंग करना ही पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सर अकाउंटिंग करता कौन है? सी, अकाउंटिंग के लिए भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। मतलब जो छोटे फॉर्म है, दे हायर कंसल्टेंट लाइक मी। जैसे हमारा प्रैक्टिसिंग फॉर्म है जहाँ पे क्लाइंट का पूरा अकाउंटिंग हम करते हैं, लेकिन जो हमारे बड़े क्लाइंट हैं उनके पास खुद के इन हाउस अकाउंटेंट रहते हैं, क्योंकि उनका उतना पेइंग कैपेसिटी होता है। बस हम फिर उस अकाउंट को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि वो जो लीगल रिक्वायरमेंट है, जो इनकम टैक्स के हिसाब से है, ये सभी कंपनी एक्ट देखना पड़ता है, सभी चीज़ें देखनी पड़ती है। कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, ये सब का मेलजोल रखना पड़ता है, सब देख के अकाउंटिंग करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि खाली टैली लिया, धड़ाधड़ एंट्री मार के हो गया, ऐसा नहीं होता है। जीएसटी के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो देखने पड़ते हैं, इनकम टैक्स के रिक्वायरमेंट्स, कंपनी एक्ट के रिक्वायरमेंट,
बाकी जो लॉ होते हैं उसका भी इम्पैक्ट अकाउंटिंग पे होता है। यस, देयर आर अदर स्टैट्यूटरी लॉ, जैसे प्रोविडेंट फंड का एक्ट है, उसके भी कुछ ऑब्लिगेशन है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों का इम्पैक्ट अकाउंटिंग पे होता है, एंड उसको ही बोलते हैं प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब क्या है? जिसको सभी एरिया का नॉलेज है। प्योर अकाउंटेंट विल डू ओनली फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बट जब मैं मेंटेन करता हूँ, सो आई टेक इनटू अकाउंट ऑल अदर लॉ ऑल्सो विच विल अफेक्ट माई अकाउंटिंग। वो सब समझ के हम रिकॉर्डिंग करते हैं। दैट्स वाई इट कैन बी डन बाय प्रोफेशनल पर्सन, और यू कैन हायर योर ओन पर्सन फॉर इट। ये एज अ बिजनेसमैन आपका चॉइस है, बट बड़े बिजनेसमैन का खुद का सेटअप रहता है। छोटे बिजनेसमैन दे हायर चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म एंड दे डू ऑल द अकाउंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ देम। ठीक है, सो ये इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन एज अ नॉन कॉमर्स स्टूडेंट आपको होना ज़रूरी है ना। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो नॉन कॉमर्स है। अभी जो कॉमर्स स्टूडेंट है, आई एम रियली सॉरी, आपको थोड़ा बोर हो सकता है, आई एग्री विथ यू। तो आपके दो ऑप्शन हैं, आप या तो आप रिवीजन के लिए लेक्चर देखो, या फिर आप मेरे नोट्स पढ़ो, लेक्चर मत देखो। नोट्स पढ़ के फटाफट आप एमसीक्यू सॉल्व करके यू गो टू नेक्स्ट चैप्टर। अभी वो आपका चॉइस है। मेरे नोट्स आपको अगर सब समझ में आ रहे हैं, एंड ऑब्वियसली आएंगे, क्योंकि आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, FY में पढ़ा है, सो आपके लिए पहला चैप्टर तो कुछ भी नहीं है। तो कॉमर्स स्टूडेंट प्लीज़ कोऑपरेट करना। आपको बोर होता है, आई एग्री, बट मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो मेरे दोस्त नॉन कॉमर्स है या जो कॉमर्स है बट जिन्होंने रट्टा मार के पढ़ा है, जिनको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। सो इफ यू गेट बोर्ड, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, यू गो टू डायरेक्टली नेक्स्ट चैप्टर, नथिंग कैन बी डन। ओके, चलो। सो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। नाउ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग मैंने बता दिया। फिनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या? देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ये मैं कॉस्टिंग में भी पढ़ाता हूँ। तो अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं विद फर्स्ट ब्रांच जो है फिनेंशियल अकाउंटिंग, एंड बाद में अपन सेकंड पार्ट जो पढ़ेंगे, या जिन्होंने सेकंड पार्ट से स्टार्ट किया है उनके लिए होगा ये पार्ट। तो ऐसे अपना सिलेबस, इसको नाम दिया कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अभी इन तीनों में फ़र्क क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। मतलब अपन जो पहला ब्रांच पढ़ रहे हैं वो क्या है। सो फिनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद, जो मैंने ऊपर कहा आपको, वो to maintain records for analysis and to maintain record for analysis and interpretation, ये होता है फिनेंशियल अकाउंटिंग। करेक्ट ना? जहाँ पे हम बिजनेसमैन को रिकॉर्ड बना के देते हैं कि भाई ये तेरे बिजनेस का 1 साल का रिजल्ट है, तो P&L चेक कर, तेरा बैलेंस शीट चेक कर, और देख कहाँ पे अड़चन है, कैसे उसको इम्प्रूव करना है, कहाँ पे गड़बड़ है, क्यों सेल्स कम हो रहा है, वेस्टेज क्यों बढ़ रहे हैं, लॉसेस क्यों बढ़ रहे हैं, इसका तो पूरा एनालिसिस कर। तो ये है फिनेंशियल अकाउंटिंग। ये क्या होता है? फिनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है। एंड नाउ व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग, इसका फायदा जो है मैं आपको लिख के देता हूँ। प्रोडक्ट वाइज और सर्विस वाइज मतलब ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये देता है ओवरऑल रिजल्ट्स। मतलब एज अ बिजनेसमैन मेरे को 1 साल में कितना फायदा होगा। जैसे आप लोगों ने P&L तो देखा रहेगा, तो वहाँ पे जो नेट प्रॉफिट रहता है ये आपके सभी बिजनेस का रहता है। सभी मतलब उस बिजनेस में आप जितने भी प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हो, जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उन सब का रहता है। बट इफ आई वांट टू नो अबाउट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्टिकुलर सर्विस, देन आई नीड कॉस्ट अकाउंटिंग। करेक्ट। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फॉर डिसीजन मेकिंग। है ना, बेस्ड ऑन डेटा गिवन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस डन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? डिसीजन मेकिंग करता है। ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग इज मोर लेस फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग। मैनेजमेंट जानना चाहता है
कि मेरे को इस प्रोडक्ट में फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, मैंने प्रोडक्ट कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यह है कॉस्ट अकाउंटिंग। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ओवरऑल रिजल्ट, ओवरऑल खर्चा कितना है, ओवरऑल फ़ायदा कितना है, कौन सा प्रोडक्ट में ओवरऑल फ़ायदा है, तो ये ओवरऑल पता चलता है फॉर अ बिजनेस एंड दिस इज फॉर अ प्रोडक्ट, करेक्ट ना। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। तो इसमें से अपन अभी पढ़ रहे हैं पहला ब्रांच, और उसके ऊपर मैं और डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ जब मैं स्टार्ट करूँगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो सेकेंड पार्ट है, उसमें इसके मैंने एक न्यूमेरिकल भी आपको देने वाला हूँ जिससे आपको और डिटेल में समझ में आएगा। बस मेरे को बताना था कि देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अभी अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फिनेंशियल अकाउंटिंग विच इज़ द फर्स्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, एंड बाकी 2 अपन लेटर आप में पढ़ने वाले, सो डोंट वरी। और काफ़ी इजी सिलेबस है, कुछ भी टेंशन मत लो। मैं एक एक चीज़ आपको भी लॉजिक बताने वाला हूँ, आपका एक भी डाउट सॉल्व नहीं होगा ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो लिख लो फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। I hope it is done. चलो तो अभी ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, ये जो 2 शब्द थे ना, फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या था, मैंने एक बेसिक आइडिया दिया है फॉर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट। कॉमर्स स्टूडेंट तो ऑलरेडी चैंपियन है, मास्टर है, उनके लिए कुछ ये नई चीज़ नहीं रहेगी। चलो, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन विद अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ फॉर द ओनर्स। हाईलाइट करो, मैं जहाँ जहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ वो सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस वन का मेन पर्पस क्या है, अर्निंग प्रॉफिट्स, ओके। एंड ओनर का वेल्थ कैसे बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी में शेयर होल्डर हूँ, तो अगर कंपनी के शेयर्स का प्राइस बढ़ता है तो नेचुरली मेरा वेल्थ क्या होता है, बढ़ता है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। तो मैंने जो SFM आपको पढ़ा है उसमें अपन ने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है। बिजनेस एक्टिविटी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज प्राइमरली इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, लेबर, मशीनरी, फैक्ट्री एंड अदर सर्विसेज। द सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड ऑन हाउ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली these resources are managed. Therefore, there is need to ensure that businessmen track the use of business resources. These resources are not free, and thus one must be careful to keep an eye on the cost of acquiring them as well. As the basic purpose of business is to make profit, one must keep ongoing track of activity undertaken in the course of business. करेक्ट ना। मतलब एज अ बिजनेसमैन जो मैंने आपको लिख के दिया वही है कि एज अ बिजनेसमैन मेरा प्रॉफिट कब बढ़ेगा, या तो मेरा सेल्स वॉल्यूम बढ़ना चाहिए या सेल्स प्राइस बढ़ना चाहिए, है ना, या तो सेल्स के क्वांटिटी बढ़ना चाहिए या सेल प्राइस बढ़ना चाहिए, या कॉस्ट कम होना चाहिए। तो प्राइस बढ़ाना थोड़ा मुश्किल है, क्वांटिटी बढ़ना पॉसिबल है, बट प्राइस कम करना कंपेरेटिवली ईजी है क्योंकि वो अपने हाथ में है। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि आप अगर खर्चों पे कंट्रोल करेंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। एंड खर्चों पे कंट्रोल कैसे कर रहेंगे, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, और उसी को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। सो 2 क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एनी बिजनेस ऑपरेशन, जो मैंने आपको लिख के दिया, टू नो प्रॉफिट और लॉस। दिस विल बी आंसर बाय फाइंडिंग आउट वेदर इट हैज मेड प्रॉफिट और लॉस। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रिसोर्सेज एक्वायर्ड एंड यूज फॉर द बिजनेस, कौन से रिसोर्सेज यूज किए, इनका फाइनेंसिंग कैसे हुआ है, इसके लिए पैसा कहाँ से लाया, क्योंकि कोई पैसा फुकट में नहीं आएगा, इसके लिए अपने को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये सब भी अपने को देखना है कि जब भी हम रिसोर्सेज मैनेज करते हैं तो उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर हम बोरो कर रहे हैं तो शेयर होल्डर से कर रहे हैं तो डिविडेंड देना पड़ेगा, बैंक से दे रहे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब वो खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा। हर एक चीज़ आपको अच्छे से सोचनी पड़ेगी। आंसर टू दिस क्वेश्चंस आर to be found continuously, and the best way to find them is to record all the business activities. Recording of business activities as done in scientific manner so that they reveal the correct outcome, very important. And ये कब पॉसिबल होगा,
जब आप सभी रिकॉर्ड्स क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, जो मैंने आपको लिख के दिया था कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। नाउ इन अ साइंटिफिक मैनर, मतलब क्या है, मतलब आप जैसे चाहे उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। देयर इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बिकॉज आई वांट एक्सपेक्टेड रिजल्ट आउट ऑफ अकाउंटिंग, है ना। मेरे बिजनेस का मैं ट्रू एंड फेयर पोजीशन जानना चाहता हूँ, तो कैसे भी रिकॉर्ड मेंटेन करके नहीं चलेगा ना, इन्हें सिस्टमेटिक मैनर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसलिए वर्ड बोला है साइंटिफिक। साइंटिफिक मतलब विच इज प्रूवन बेस्ड ऑन सम फैक्ट, है ना। तो ये आर्ट नहीं है, ये आपके हिसाब से नहीं कर सकते। देर आर सर्टन प्रिंसिपल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें से जो लोग कॉमर्स स्टूडेंट है, इफ आई आस्क यू टू मेक बैलेंस शीट फर्स्ट एंड देन यू मेक ट्रेडिंग अकाउंट, देन यू मेक P&L, देन यू मेक ट्रेडिंग and then you make trial balance, is it possible? No. उल्टा कैसे करेंगे, सिस्टम है, पहले जर्नल एंट्री, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस और फिर बैलेंस शीट, ठीक है। तो अकाउंटिंग होता कैसे मैं आपको बताता हूं। पहले होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या होता है दोस्तों, पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन। अभी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या, बिजनेस का मतलब पता है आपको, एनी एक्टिविटी डन विद इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, एनी एक्टिविटी डन विद इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ये होता है बिजनेस। व्हाट डू बाय ट्रांजैक्शन, दोस्तों ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है फॉर कंसिडरेशन। व्हाट इज ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। व्हाट इज बिजनेस, आप चाहे तो नीचे या बाजू में लिख के रखें, व्हाट इज बिजनेस, एनी एक्टिविटी डन, ये मैं आपको बाद में लिख के देता हूँ, एनी एक्टिविटी डन विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। एंड व्हाट इज ट्रांजैक्शन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन। तो इन अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, वी कैन नॉट रिकॉर्ड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मैंने आपको शाबाशी दी एज ए एम्प्लॉय, इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, पॉसिबल नहीं है, बट मैंने आपको सैलरी पे किया, दैट कैन बी रिकॉर्डेड। सो ओनली इसलिए बोला है कि जहाँ पे कंसिडरेशन आता है, जहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू आता है, वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। इसलिए उसको वर्ड बोला है साइंटिफिक, क्योंकि हर एक चीज़ में सोच के यूज़ कर रहा हूँ, है ना। मैं लिखता एनी ट्रांजैक्शन नहीं चलेगा, बिजनेस पर्सनल ट्रांजैक्शन के लिए वो आपकी मर्जी मेंटेन करना है कि नहीं, बिजनेस ट्रांजैक्शन तो आपको रिकॉर्ड करने ही पड़ेंगे। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं, तो जो पहला बुक यूज होता है उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। तो जर्नल इज द फर्स्ट बुक जिसको बोलते हैं प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जिन्होंने पढ़ा है उनको मैं याद दिला रहा हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए पढ़ा रहा हूँ। तो अगेन बोल रहा हूँ कि ये सेशन मैं उन्हीं बच्चों के लिए ले रहा हूँ इनिशियली, जो नॉन कॉमर्स से, ताकि उनको डर ना लगे कि सर आप डायरेक्ट पढ़ा हुए एग्जीक्यूटिव का। नहीं, मैंने आपको कमिटमेंट दिया है, एक एक चीज़ बेसिक से पढ़ेंगे अपन। तो पहला जो बुक मेंटेन होता है वो है जर्नल एंट्री। ये क्या मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। इट इज द फर्स्ट बुक वेयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। देन लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस एंड लास्ट बैलेंस शीट। ठीक है, तो दिस इज द अकाउंटिंग प्रोसेस, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। 4 स्टेप्स में होता है। अभी इसमें फर्क क्या है मैं आपको बेसिक लेवल पे बताता हूँ, क्योंकि आपने को जो पहला चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन पे है। इसमें ट्रायल बैलेंस कैसे बना जाता है ये अभी आपको नहीं है, करेक्ट ना। तो जितना सिलेबस में मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, बट स्टिल ये मैं आपको थोड़ा बेसिक आइडिया देता हूँ कि ये चारों में फ़र्क क्या है। अच्छा, पहले बिजनेस का मतलब मैंने बता दिया, एनी एक्टिविटी डन विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। ये 2 सिंपल है। जर्नल एंट्री का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री, जहाँ पे फर्स्ट टाइम सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। यहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। अभी जर्नल एंट्री में होता क्या, लेट से मैंने एक महीने में 400 ट्रांजैक्शंस किए, तो मैंने सभी का रिकॉर्डिंग कर दिया। नाउ आई वांट टू नो information about particular count. Let's say I want to know my total purchases for the month. I want to know my total sales for the month. I want to know total amount paid, total amount received, total asset purchase, liabilities. So I want information about particular account.
किसी एक पार्टी के बारे में मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए, सो दैट कैन बी प्रोवाइडेड इन लेजर. सो लेजर में यू गेट रिकॉर्ड ऑफ पर्टिकुलर अकाउंट. जर्नल एंट्री में क्या होता है, ओवरऑल सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं. लेजर में अकाउंट वाइज रिकॉर्डिंग किया जाता है. लेजर में अकाउंटिंग वाइज रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल एंट्री में ओवरऑल रिकॉर्ड किया जाता है. ये फर्क है. नाउ ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? इट्स अ समरी ऑफ ऑल लेजर बैलेंसेस. ये जो लेजर बनेगा ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक, चिंता मत करो. ये लेजर जो अपन बनाएंगे ना, लेजर को बाद में क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट किया जाता है. सो ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ ऑल ledger balances. And what is balance sheet? Statement showing assets and liability. इसमें ऐड करता हूँ P&L अकाउंट टू नो प्रॉफिट और लॉस. तो दिस इज द अकाउंटिंग प्रोसेस. सबसे पहले हम जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे जहाँ पे सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं. देन इफ़ यू वांट इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर अकाउंट, फिर आपको रिफर करना पड़ेगा लेजर. फिर लेजर के जो क्लोजिंग बैलेंसेस है, जैसे आप बैंक में जाते हैं ना, आपके पासबुक का 30 तारीख का क्लोजिंग बैलेंस होता है, वैसे अपन सबका लिस्ट बनाते हैं. सो ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ ऑल लेजर बैलेंसेस. एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? इट इज रिक्वायर्ड टू मेक बैलेंस शीट. And then what is balance sheet? Balance sheet is a statement showing assets and liabilities. And और एक स्टेटमेंट बनेगा P&L अकाउंट टू नो माई प्रॉफिट और लॉस. तो अपन ने जो 2-3 पॉइंट स्टार्ट में लिखे थे ना, वो एंड पॉइंट है. दीज आर द स्टार्ट पॉइंट. इसको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस. इसको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस. लिख लो. जो कॉमर्स स्टूडेंट है आपको लिखने की जरूरत नहीं है. आपको अगर पता है तो आपकी मर्जी, बट नहीं लिखा तो चलेगा. आपके लिए काफ़ी आसान है. आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया है. अगर आपको आपके बेसिक्स पे डाउट है तो फिर आपको पहले चैप्टर में बोर होना ही पड़ेगा. एंड अगर आप कॉन्फिडेंट हो, यू गो टू नेक्स्ट चैप्टर, देयर इज नो प्रॉब्लम. बस MCQ सॉल्व करके आगे जाना, ताकि आपको तकलीफ नहीं होगी कोई भी. बहुत ही मज़ेदार सिलेबस, आप एंजॉय करोगे पढ़ना. दैट इज माई प्रॉमिस. इसलिए वहां पे वर्ड यूज किया साइंटिफिक मैनर. आप मन मर्जी नहीं होगा, मेरी मर्जी नहीं होगा. लॉ में जैसा बोला है, मतलब सॉरी अकाउंट्स में जैसा बोला है वैसे ही होगा. चलो नाउ डेफिनेशन. सभी CPA का डेफिनेशन दिया है. अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ CPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट. जैसे यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया है, वैसे वहाँ पे CPA है. क्लियरली ब्रिंग्स द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर. अभी उन्होंने बोला कि इट्स आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. अभी ऊपर जो बोला है वो साइंटिफिक मैनर है. तो अभी इसमें बहुत बड़ा डिबेट है कि अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट है. करेक्ट ना? अपन इस पर भी डिस्कशन करने वाले हैं. करेक्ट ना? आपने भी 11-12 में पढ़ा रहेगा कि अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट है ना? हाँ, देखो अभी आंसर अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. अभी रिकॉर्डिंग जो होता है वो यहाँ पे होता है, जर्नल एंट्री में होता है रिकॉर्डिंग. ठीक है? तो वो जो डेफिनेशन दिया मैंने आपको ऑलरेडी उसका डिटेल दिया, लॉजिक बता दिया कि डेफिनेशन कैसे बना है. इस प्रोसेस से ही बना है. तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग होगा, उसके बाद क्या होगा? क्लासीफाई होगा. ये आ गया क्लासीफाई.
कैसे किया क्लासिफाई, लेजर वाइज है ना, अपने हर एक लेजर को अलग अलग किया। करेक्ट ना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर, ये अपना समरी हो गया। ट्रायल बैलेंस में अपन क्या करेंगे, इट्स अ समरी ऑफ ऑल लेजर बैलेंसेस। एंड उसके बाद इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी मतलब मैंने बताया ट्रांजैक्शंस एंड द इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट देयर ऑफ। फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्डेड, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स देयर ऑफ, रिजल्ट्स कहाँ पे होंगे, इंटरप्रेट यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, ये सब वहीं पे होता है। चलो हो गया। एंड इंटरप्रिटेशन मतलब P&L एंड बैलेंस शीट। सो ये जो डेफिनेशन है, इट्स आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहाँ पे होगा, जर्नल एंट्री में होगा। क्लासिफिकेशन, समरी कहाँ पे होगा, समरी ट्रायल बैलेंस में भी होता है। सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी मैंने बता दिया। चलो नाउ अभी देखो, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज क्लासिफाइड एज आर्ट। अभी आर्ट क्यों बोला है, इसका रीजन बता दो। ऊपर बोला है साइंटिफिक। अभी देखो आर्ट का मतलब है जो मैंने आपको कहा था कि वो साइंटिफिक क्यों है, क्योंकि उसका स्पेसिफिक सिस्टम है। तो सिस्टम का मतलब है वो जर्नल एंट्री, जो प्रोसेस मैंने बताया था वो प्रोसेस आपको फॉलो करना है। सो दैट वे इट इज साइंटिफिक, कि पहले जर्नल एंट्री होंगे, फिर लेजर होगा, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर बैलेंस शीट। यू कैन नॉट जंप डायरेक्टली टू अनदर बुक डायरेक्टली। सो दैट वे इट इज साइंटिफिक ऑल्सो। नाउ आर्ट क्यों बोला है, ये रिकॉर्डिंग कैसे करना है ये उस अकाउंटेंट के ऊपर डिपेंड है। अभी बोलेंगे रिकॉर्डिंग कैसे करना मतलब क्या, सी क्या होता है। देखो जब भी आप अकाउंटिंग करते हैं, जैसे मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, करेक्ट ना। जैसे मैं क्लाइंट का रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो काफ़ी सारे एक्सपेंसेस एक जैसे होते हैं, तो इसको अपन एक ग्रुप करके एक ही ग्रुप में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मैंने नोटबुक खरीदा, पेन खरीदा, पेंसिल खरीदा, सो आई विल नॉट डू सेपरेट रिकॉर्डिंग। उसका एक ही हेड होगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एंड उसके डिटेल में लिख दूंगा कि ये पैसा कहाँ पे खर्च हुआ है। सो आर्ट का मतलब है उसको रिकॉर्ड कैसे करना है, क्योंकि आपने हर एक के लिए अलग अलग लेजर बनाया तो अकाउंटिंग बहुत बड़ा होता है। तो जो एक्सपेंसेस सिमिलर नेचर के होते हैं उसको अपन एक ही हेड में रिकॉर्ड करते हैं, ताकि डबल एफर्ट जो है वो बच जाते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ एन आर्ट। ये रिकॉर्ड कैसे करना है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कैसे करना है, कौन से रिकॉर्ड्स कैसे टैली करना है, ये आर्ट है। ये अपना जजमेंट है, मेरा स्किल है वो। जब मैं ऑडिट करने जाता हूँ कि ऑडिट कैसे करना है, क्योंकि ऑडिट के लिए पूरा समय नहीं मिलता है ना। एक साल में जो ट्रांजैक्शंस है वो 2 महीने में मेरे को रिकॉर्ड करना है, चेक करना है। तो ये मेरा जजमेंट होता है कि कौन से रिकॉर्ड करना है, कौन से रिकॉर्ड नहीं करना है। तो वहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, जजमेंट बेसिस पे काम करना पड़ता है, करेक्ट ना। तो बट ऑडिटिंग इज नॉट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग अकाउंटिंग के बाद होता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो यहाँ पे भी वैसा ही है, करेक्ट ना। एज इट एम्स इन अटेंडिंग आवर एम ऑफ एसर्टेनिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ, तो आपको प्रॉफिट भी जानना है और फाइनेंशियल पोजीशन भी जानना है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस क्या है सबको पता है। ऑपरेटिंग मतलब आउट ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज, डे टू डे जो बिजनेस एक्टिविटी वो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है मेरा जो मेन बिजनेस है उससे कितना पैसा मिला वो। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मेरे एसेट्स कितने हैं, उसमें से फाइनेंसिंग कितना है, खुद के एसेट कितने हैं, लोगों के कितना पैसा लिया है, उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग पोजीशन। कितना लोन लिया है, कितने डेटर्स है, क्रेडिटर्स कितने हैं। डेटर्स मतलब कितने लोगों से पैसा आना है, क्रेडिटर्स मतलब कितने लोगों को पैसा देना है। ये 2 वर्ड्स मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फॉर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट। कॉमर्स स्टूडेंट है तो आपको पता ही है। थ्रू एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा विच रिक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड जजमेंट, जो मैंने कहा था, इसलिए उसको आर्ट बोलते हैं। जब मैं ऑडिट करने जाता हूं तो ये स्किल है मेरा कि कौन से बुक रिकॉर्ड चेक करना है, कौन से नहीं करना है। जब मैं अकाउंटिंग करता हूं मेरे को पता है कि कैसे रिकॉर्डिंग होना चाहिए। रिकॉर्ड तो जर्नल एंट्री में ही पहले होगा, बट
हर एक खर्चे के लिए अलग अकाउंट नहीं बनाएंगे। जो छोटे मोटे खर्चे उसको अपन एक ही ग्रुप में क्लब कर देंगे ताकि ज़्यादा अकाउंट्स नहीं बढ़ेंगे, अकाउंट परफेक्ट भी होगा और वो मतलब ज़्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि जितने अलग अलग अपन एंट्रीज के हेड करेंगे, जितने अलग अलग नाम से एंट्री करेंगे उतना बढ़ जाएगा। बट जो रिक्वायर्ड है वो अलग ही करना है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि कैसे भी उसको क्लब करना है, बट जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस है दोज कैन बी पुट अंडर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। सो रादर देन क्रिएटिंग 100 अकाउंट्स, I'll make one account miscellaneous expenses and I'll put all petty expenses, small expense in that account. That way it is always possible. It involves recording, classifying, summarizing. Recording means systematically written down the transactions and event in accounting books soon after their account occurrence. ये होता है journal entry में. Classifying is the process of grouping transaction entries of same time at one place. ये होता है ledger जो मैंने already बता दिया है. This is done by opening account in book called as a ledger. Summarizing involves preparation of report statement from a classified data, understandable, useful to the management and other interested parties. This involves preparation of financial accounting and balance sheet. And financial account बनाने के लगते हैं ट्रायल बैलेंस. सो लेजर के बाद हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस. लेजर के जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस है उसका पूरा लिस्ट उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस. एंड फिर उस बेसिस पे हम बनाएंगे P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो यहाँ पे जो भी लिखा है ये पूरा मैंने आपको पहले ही बता दिया था. अकाउंटिंग प्रोसेस इज नथिंग बट इट्स डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. जो उन्होंने डिफाइन किया है मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में विथ लॉजिक बता दिया है कि एग्जैक्टली होता कैसे है. हाँ, अभी दीज आर द टेक्निकल वर्ड्स, ये आगे मैं पढ़ाऊंगा. दोस्तों मेरा आज का पहला लेक्चर है, मैं एक लेक्चर में चमत्कार नहीं कर सकता हूँ. तो जो लोग नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है आपको पूरे चैप्टर के एंड तक मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, तभी आपके सब डाउट्स क्लियर होंगे. अकाउंटिंग इतना आसान भी नहीं कि आप 10 मिनट में पूरा समझ जाओगे, नॉट पॉसिबल. सो पेशेंस रखो, पूरा समझा दूंगा. It record all the transaction in terms of money. All transactions are recorded in common measures. हाँ, मतलब सभी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे. नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन बताओ कैसे रिकॉर्ड करेंगे. आज ऑफिस में 2 कस्टमर आते हो, चाय पी के चले गए, तो मैं चाय का खर्चा बुक कर सकता हूँ, बट कस्टमर आके चले गए, प्रोडक्ट देख के गए, वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे. नॉट पॉसिबल. इट रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर. इफ एन इवेंट हैज नो फाइनेंशियल कैरेक्टर इट विल नॉट बी केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड देयरफॉर इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड. कस्टमर आके बातचीत करके गए, बताओ कैसे रिकॉर्ड करेंगे. आपने मेरे प्रोडक्ट के बारे में मेरे से जानकारी ली, बताओ उसका मैं रिकॉर्डिंग कैसे करूंगा. जब आप खरीदोगे तो मैं रिकॉर्ड करूंगा. इट इज एन आर्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन टू डिटरमाइन देयर फाइनेंशियल पोजीशन, द प्रोग्रेस इट हैज मेड एंड हाउ वेल इट इज गेटिंग अलोंग. यस, तो आगे ना आर्ट क्यों बोला है, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने के बाद मेरे को मैनेजमेंट को रिपोर्ट्स देने पड़ेंगे. तो रिपोर्ट कैसे बनाने, ये मेरा आर्ट है. वो रिपोर्ट ऐसे होने चाहिए कि जिसके कंपनी का फायदा हो, मैनेजमेंट का फायदा हो. इसलिए बोला इट्स एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस. चलो, ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग. आप सोचो आप अकाउंटिंग क्यों करते हैं. बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, 2 ऑब्जेक्टिव है, एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. व्हाट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, विच आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. सिंपल है, वही है, टू नो प्रॉफिट और लॉस, टू नो एसेट्स एंड लायबिलिटीज, टू नो माई एक्सपेंसेस, करेक्ट ना, टू एनालाइज द रिजल्ट, करेक्ट ना. बस ये 3 मेजर है. एंड लीगल ऑब्लिगेशन भी है कि भाई रिकॉर्ड मेंटेन करना ही चाहिए, मेरे को पसंद आया है ना आया. सो बिजनेस में लॉस हो फिर भी रिकॉर्ड करना है. यस, बिजनेस में लॉस हो तो रिकॉर्ड करना है. इट्स मैंडेटरी लीगल ऑब्लिगेशन है. इनकम टैक्स में लॉस हो या प्रॉफिट हो, सॉरी अकाउंटिंग में बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस हो, उसका इम्पैक्ट इनकम टैक्स पे पड़ेगा, अकाउंटिंग पे नहीं पड़ेगा. देखो, देन जो लोग अपने इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर, उनको कैसे पता चलेगा कंपनी कैसा काम कर रही है. बिकॉज दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन डे टू डे एक्टिविटी, सो दे रीड योर एनुअल रिपोर्ट. एनुअल रिपोर्ट इज अगेन प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन दिस ओनली. तो शेयर होल्डर के लिए ज़रूरी है. जब आप बैंक से लोन लेते हो, बैंक भी आपका बैलेंस शीट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट देखती है. जब भी गवर्नमेंट से आपको सब्सिडी मिलता है तभी वो देखती है ना. तो सभी चीज़ों में जब आपकी कंपनी का वैल्यूएशन होता है उसमें बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट है. ऐसा है. तो देखो, पहला क्या ऑब्जेक्टिव, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग टू स्टेक होल्डर्स सच एज ओनर, मैनेजमेंट, क्रेडिटर एंड इन्वेस्टर. हाईलाइट करो, इंपॉर्टेंट है. ये एमसीक्यू में आने वाला है. ओनर मतलब जिन्होंने कंपनी स्टार्ट किया वो, मैनेजमेंट मतलब जो बिजनेस की देखभाल कर रहे हैं वो, क्रिएटर्स मतलब जिनको अपने को पैसा देना है,
एंड इन्वेस्टर मतलब अपने शोल्डर, जिन्होंने मेरे पे भरोसा करके मेरे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है। इन 4 लोगों को मेरे को सुखी रखना है, नहीं तो मैं दुखी हो जाऊंगा। वेरियस आउटकम ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज सच एज कॉस्ट, प्राइजेस, सेल्स वॉल्यूम, वैल्यू अंडर ओनरशिप एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड मेजर इन अकाउंटिंग प्रोसेस। प्रोडक्ट का कॉस्ट पता चलता है, प्राइस पता चलता है, सेल्स वॉल्यूम, वैल्यू अंडर ओनरशिप, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज वैल्यू अंडर ओनरशिप? जैसे मेरे कंपनी में 100 करोड़ है, उसमें से कुछ पैसा मेरा रहेगा, कुछ पैसा बाहर वालों का रहेगा। जो पैसा मेरा है उसको बोल सकते हैं वैल्यू अंडर ओनरशिप, कि कितना पैसा खुद का है, मतलब जो इक्विटी शोल्डर है उनका वैल्यू कितना है, एंड जिन लोगों ने का पैसा अपन ने बोरो किया है उनको हम कितना रिटर्न्स दे रहे हैं, या शोल्डर को कितना रिटर्न्स दे रहे हैं। ये आपने एसएफएम में बहुत डिटेल में पढ़ा है, शोल्डर वर्थ, कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वही है। तो ये पहला है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। टू एंश्योर रिलायबिलिटी एंड प्रोसीजर फॉर अकाउंटिंग measurement, it is necessary to keep a systematic record of all financial transaction of a business enterprises, which is ensured by the bookkeeping. These financial records are classified, summarized, reported in the form of accounting measurement to the users of information, that is stakeholder. Yes, recording, जब तक आप अगर आपको प्रॉफिट लॉस जानना है तो सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करना ही पड़ेगा। एंड मैंने कहा ये लीगल ऑब्लिगेशन है, आपको पसंद आए ना आए, आपकी इच्छा हो या ना हो, दोस्तों ये करना कंपलसरी, मैंडेटरी, अनिवार्य है। तो ये था सेकंड ऑब्जेक्टिव, कि जो अपने स्टेक होल्डर है उनको आपको बताना पड़ेगा कि अपन ने कैसा काम किया है, कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। वी नीड टू गेन देयर कॉन्फिडेंस, है ना, इसलिए तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ऊपर भी वो कवर हो ही चुके हैं, ठीक है। देन एसेटमेंट ऑफ रिजल्ट, ये तो बेसिक ऑब्जेक्टिव, कोई भी बिजनेस बनो, छोटा हो या बड़ा, मेन पर्पस क्या है, पैसा कमाना, तो इससे पता चलता है। प्रॉफिट और लॉस इज अ कोर अकाउंटिंग मेजरमेंट डन एंड मेजर्ड बाय प्रिपेयरिंग P&L अकाउंट फॉर द पर्टिकुलर पीरियड। डिफरेंस बिटवीन दिस रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस इज नोन एज द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाइड एज अ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। रेवेन्यू का मतलब होता है जो इनकम और एक्सपेंस एक पर्टिकुलर ईयर का होता है। ये टर्म्स मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, तो अगर आपको रेवेन्यू का मतलब नहीं पता है तो थोड़ा रुको, मैं कवर करता हूँ। इनकम टैक्स रेट रिक्वायर्ड दैट एवरी बिजनेस शुड हैव अकाउंटिंग सिस्टम दैट कैन मेजर टैक्सेबल इनकम ऑफ बिजनेस एंड ऑल्सो एक्सप्लेन नेचर एंड सोर्स ऑफ एवरी आइटम रिपोर्टेड इन इनकम टैक्स रिटर्न। एसेट एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, है ना, मतलब एज अ बिजनेस मेरे को एक्सपांशन करना है, मेरे को नया लोन लेना है, तो मेरा भी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मेरे को बैंक लोन मिलेगा क्या, मेरे को फंडिंग मिलेगा क्या, मेरे के ऊपर लोगों का भरोसा है कि नहीं, ये पता चलता है। क्योंकि जब तक आपके ऊपर भरोसा नहीं होगा, आपको बिजनेस एक्सपांड करना इतना आसान नहीं होगा, अनलेस यू हैव योर ओन फंड्स। बट इंडिया में 90% लोग उधार की ज़िंदगी पे बिजनेस करते हैं, सो मेजॉरिटी पीपल नीड मनी। Financial position is another core accounting measurement. Financial position is identified by preparing a statement of ownership, meaning assets, and owning, meaning liabilities of the business on a certain date. This statement is popularly known as a balance sheet. Various other accounting measurements, such as different types of assets, different types of liabilities, are existed at a particular date. They are considered for preparing balance sheet. This statement may be used by various stakeholders for financing and investment decision. Correct? जैसा मैंने आपको कहा कि मेरे बैलेंस शीट में 100 करोड़ का एसेट है, चलो फॉरगेट अबाउट बैलेंस शीट, मैं आपको मेरा एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आपको इजी लगेगा, स्पेशली टू दो स्टूडेंट्स हु आर नॉन कॉमर्स। लेट्स से एज्यूम करो मेरा घर 1 करोड़ का है, मैं बोलता हूँ कि मेरा घर 1 करोड़ का, आप बोलेंगे वाह सर का घर 1 करोड़ का है। मैं बोलता हूँ लेकिन इसके अगेंस्ट मेरा 80 लाख का लोन है, तो देखा जाए तो भाई मेरे घर का वैल्यू 20 लाख ही है जो मेरा वर्थ है ना। तो मैं आपको बोल के मतलब नहीं ना 1 करोड़ का घर है, आप बोलेंगे सर काय का 1 करोड़, अरे 80 लाख तो बैंक ने दिए, मतलब विपुल सर का पैसा तो 20 लाख ही है, मतलब 1 करोड़ के घर पे मत देखो, वो 20 लाख पे ध्यान दो। डोंट पुट मनी इन विपुल सर बिजनेस लुकिंग एट 1 करोड़। 1 करोड़ इज नॉट हिज ओन, 80 लाख ही हैज टेकन फ्रॉम बैंक, हिज ओन मनी इज ओनली 20 लाख, जिसको बोलते हैं नेट वर्थ। ये भी अपन ने SFM में पढ़ा है।
यस, इसके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट सेम ही है, 2-3 चैप्टर तो कॉमन है, मैंने आपको कहा है। इवन जब आप पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें आखिरी के 2-3 जो चैप्टर है वो SFM में अच्छे से पढ़ना, ताकि आपको वहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि SFM में बहुत ज़्यादा डिटेल में है वो। फॉर फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो एसेट एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ये दिया है, करेक्ट ना। फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, फाइनेंस मतलब बैंक, बैंक को पता चलता है कि इनका नेटवर्थ कितना है ना, या पूरा लोन पे ही चल रहा है इनकी कंपनी, ये बैंक को पता चलता है। इन्वेस्टर को पता चलता है कि भाई ये कंपनी में पैसा इन्वेस्ट मत करिए, बाहर के पैसे पे ज़्यादा, खुद के पैसे इनके कम है। एंड इसके लिए अपन ने एक रेशो देखा था, डेट इक्विटी रेशो, कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ा था SFM में, वो इसी से कनेक्टेड है। टू नो सॉल्वेंसी पोजीशन, नो व्हाट इज सॉल्वेंसी। चलो सॉल्वेंसी का मतलब क्या बताता हूँ, एकदम सिंपल है। सॉल्वेंसी मतलब आपको पता रहेगा जनरल सेंस में, सॉल्वेंसी मतलब एबिलिटी टू पे अमाउंट एज एंड व्हेन इट बिकम ड्यू। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे 15,000 का लोन लिया है, मैंने कहा मैं आपको दे दूंगा 20 साल के बाद, मतलब नहीं ना। कमिटमेंट मैंने आपको 2 महीने के बाद का दिया था। सो इफ आई एम नॉट एबल टू पे आफ्टर 2 months, माई सॉल्वेंसी पोजीशन इज नॉट दैट ग्रेट। सो सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि वेदर बिजनेसमैन हैज़ गॉट इनफ कैश टू मीट हिज ऑब्लिगेशन। अच्छा, ऑब्लिगेशन तो पे करना ही है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट वो टाइमली होना भी ज़रूरी है ना। अगर आप लोगों को टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे ना, आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। आज हर एक बिजनेसमैन के लिए जो बर्निंग प्रॉब्लम है वो है सॉल्वेंसी, मेजर चैलेंज फॉर एवरी बिजनेसमैन। यस, मेजर चैलेंज फॉर एवरी बिजनेसमैन। क्या होता है कि बिजनेसमैन को धंधा चलाने के लिए सामने वाले को क्रेडिट देना पड़ता है, और फिर बैंक से लोन लेके धंधा चलाना पड़ता है, करेक्ट ना। तो ये बहुत चैलेंजिंग टास्क हो गया। मेरे लिए पढ़ाना बहुत आसान है, बट ठीक है, अभी मेरा बिजनेस कैसा मैं प्रैक्टिस करता हूँ, इसमें हमको इतना लिक्विडिटी का इशू नहीं है, बट जो नॉर्मल बिजनेसमैन है उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं मेरे क्लाइंट की हालत देखता हूँ ना, मेरे को पता है, करेक्ट ना। तो ये दिया है पे, तो टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट प्रिपेयर्ड अबाउट गिव यूजफुल इन्फॉर्मेशन to stakeholder regarding the concern potential to meet their obligation in short term as well as in long run। कि 6 महीने के बाद डिबेंचर को पैसा देना है, 2 साल के बाद लोन रिपे करना है, इतना मंथली EMI है तो उतना इनकम आ रहा है क्या, डिबेंचर के लिए प्रोविजन करके रखा है क्या, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड बना के रखा है क्या टू पे ऑफ डिबेंचर्स, या कोई और बड़ा लायबिलिटी अराइज होने वाला है, प्रोविडेंट फंड के लिए प्रोविजन करके रखा है क्या, ग्रेचुइटी के लिए प्रोविजन बना के रखा है क्या, फ्यूचर लॉसेस के लिए प्रोविजन बना के रखा है क्या। तो ये सब देखा जाता है, यानी ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसमें, उस बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती है। अगर मैंने ऑलरेडी पैसा बना रिजर्व क्रिएट करके रखा है तो फिर मेरे को पे करने में तकलीफ नहीं होगी, लेकिन मैंने रिजर्व क्रिएट नहीं किया है तो मेरा एग्जिस्टिंग कैश फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, उनको देना पड़ेगा। फिर उनको पे किया तो मेरा सैलरी टाइम पे नहीं हो पाएगा, मेरे बिजनेस के खर्चे बराबर नहीं हो पाएंगे। एंड जिस दिन आप लोगों को टाइम पे पेमेंट नहीं करोगे, आपको बिजनेस में तकलीफ बढ़ने वाली है, कम नहीं होगी, करेक्ट ना। बट दिस इज द वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर एवरी बिजनेसमैन, है ना। मतलब पैसा धंधा करने के लिए उधारी बहुत देना पड़ता है और पैसा आते समय बहुत टाइम लगता है। तो टू ब्रिज दिस गैप यू हैव टू बोरो मनी एंड दैट अट्रैक्ट्स इंटरेस्ट, बिग प्रॉब्लम। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये 5 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तो आपको क्या करना है, इसका एक डायग्राम बना के रखना है ताकि आपको पढ़ने के लिए आसान होगा। हेडिंग लिखो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ये डायग्राम बनाओ। क्यों बनाओ? एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको ये डायग्राम पढ़ने में काफ़ी आसान होंगे, क्योंकि इतने बड़े नोट्स आप पूरे नहीं पढ़ सकते। सो डायग्राम से आपका रिवीजन फास्ट होता है। इवन चैप्टर खत्म होने के बाद आई कैन गारंटी यू, इफ़ यू ड्रॉ ऑल द डायग्राम्स प्रिपेयर्ड बाय मी इन 30 minutes यू कैन कवर एंटायर चैप्टर। सो प्लीज़ डू इट सीरियसली, इवन दो यू आर कॉमर्स स्टूडेंट। आई नो ये आपके लिए थ्योरी काफ़ी आसान है, बट डायग्राम इज मस्ट।
टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन 4 लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है। आगे इट्स ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, और इस रिकॉर्ड को बोलते हैं बुक कीपिंग। इस रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं? बुक मेंटेन करना फॉर स्टेक होल्डर्स। ठीक है, ये एक दिया है। तीसरा, टू नो रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट? प्रॉफिट और लॉस। हर एक बिजनेसमैन का एम क्या है? पैसा कमाना, नोटा। तो फायदा हो रहा है कि नहीं कैसे पता चलेगा? उसके लिए है टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। तो उसके लिए आपको P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनानी पड़ेंगी। required for investment and financing decision, required for investment and financing decision। to know solvency position, है ना। तो सॉल्वेंसी पोजीशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है, क्रेडिटर्स के लिए, हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है ना, कि आप कितना लोगों को पैसे टाइमली दे सकते हो। फ्यूचर पेमेंट ऑब्लिगेशंस। चलो लिख लो फटाफट। वैसे क्या डायग्राम से क्या तो काम अपना बढ़िया होता है, इसलिए फटाफट डायग्राम लिखने का। अभी तक 4 हो गए ना, तो लगभग 50 के ऊपर डायग्राम जाएंगे टोटल। इस पूरे सिलेबस में अराउंड यू विल गेट 100 डायग्राम्स। हो गया सबका? तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है। नाउ नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में होता क्या है? पहला, मेजरमेंट। कौन सा मेजरमेंट सर? पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस एंटिटी एंड इट्स करंट फाइनेंशियल पोजीशन, कि कंपनी ने लास्ट ईयर कैसे परफॉर्म किया है, लास्ट 4 साल में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, इस साल कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती है, आज की पोजीशन क्या है। तो एज कम्पेयर टू लास्ट परफॉर्मेंस अपन ने इम्प्रूव किया या कम है।
इससे क्या होता है, अपने को आज का पोजीशन पता चलता है कि अपन ने अच्छा काम किया है नहीं किया है। करेक्ट ना, वी कैन एनालाइज अवर सेल्फ एंड वी कैन टेक फ्यूचर डिसीजन। फोरकास्टिंग, यस, बेस्ड ऑन टुडेज बिजनेस कंडीशन आई कैन डिसाइड। जैसे कोविड की वजह से काफ़ी बिजनेसों का बहुत सारा नुकसान हो गया है, बहुत सारा, मतलब कोविड की वजह से काफ़ी लोगों का तो इतनी हालत ख़राब हो गई है कि दे कैन नॉट थिंक ऑफ इवन स्टार्टिंग देयर बिजनेस। जैसे होटल इंडस्ट्री बहुत चैलेंजेस में से जा रही है। इवन हमारे क्लासेस, फेस टू फेस क्लासेस, काफ़ी लोगों ने क्लासरूम रेंट पे लिए है, उसका रेंट चालू है, क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। लगभग मार्च से लेके काफ़ी समय तक बंद थे क्लासेस। तो सब भी अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग लोकल गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए थे। सो दीज आर द मेजर चैलेंजेस। करेक्ट ना, तो फ्यूचर में क्या होगा, क्लासेस कंटिन्यू करना है या बंद कर देना है। काफ़ी सारे होटल वालों ने तो बंद ही कर दिया होटल्स, काफ़ी सारे, मतलब पुणे में तो लगभग मेरे हिसाब से 40% होटल्स बंद हो गए। गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया तो भी पीपल आर अफ्रेड ऑफ गोइंग टू होटल नाउ, बिकॉज वहाँ पे जो शेफ रहेगा उसको कोविड रहेगा तो, है ना, खाने में से आ गया तो। सो इवन नाउ पीपल आर नॉट रेडी टू गो टू डिफरेंट रेस्टोरेंट ऑल्सो। इवन टूरिस्ट प्लेसेस भी इतना रश नहीं है, करेक्ट, जितना एक्सपेक्ट लोग करते थे, क्योंकि कोविड के जैसे लोगों के मन में डर है। तो जब तक कोविड पूरा खत्म नहीं होता तब तक ये स्थिति बनी रहेगी, बट तब तक सर्वे होना भी जमना चाहिए ना। तो फोरकास्ट कर सकते कि क्या होगा अपने बिजनेस का। डिसीजन मेकिंग, यस, जो भी यूजर्स है अकाउंटिंग यूजर्स कौन है, इंटरनल भी यूजर्स होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं। एक्सटर्नल मतलब इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, लोकल पब्लिक, इंटरनल मतलब मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, क्रिएटर्स, डेटर्स। इन सबको पता चलता है कि भाई कंपनी आगे किस डायरेक्शन में जाने वाली है, इसके साथ रहना है या इसको छोड़ देना है, उसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, accounting assess performance achieved in relation to target and discloses the information regarding accounting policies and contingent liability which play an important role in predicting, comparing and evaluating financial results. Very important, this is very interesting point. देखो क्या लिखा है, accounting assess the performance achieved in relation to targets and discloses information। मतलब अपन ने क्या टारगेट सेट किया था, कितना ग्रोथ होना चाहिए था, कितना सेल्स होना चाहिए था और कितना हुआ है, ये अपने को अकाउंटिंग में पता चलता है। करेक्ट ना, जो मैंने कहा कि अपन ऑफ ट्रैक है या अपन एट पार विद टारगेट या उससे आगे बढ़ रहे हैं, ये अपने को पता चलता है। करेक्ट ना। रिगार्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसी, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, व्हाट इज कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, विच मे और मे नॉट बी अ लायबिलिटी। जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट उनके लिए बता रहा हूँ, कॉन्टिंजेंट का मतलब है विच मे और मे नॉट बी लायबिलिटी। एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने ए को बोला है कि तू भाई बी को लोन दे, मैंने मेरे दोस्त ए को बोला है तू बी को लोन दे, एंड अगर ए को बोला है कि अगर बी ने नहीं दिया तो मैं ही पैसा दूंगा। मैंने मेरे दोस्त ए को क्या बोला, भाई तू बी को पैसा दे, एंड अगर बी ने पैसा नहीं दिया ना तो आई विल पे द लोन। सो बी पे करेगा कि नहीं, आई डोंट नो, इट्स माई कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, इट मे और मे नॉट अराइज। इफ बी पेज दैट अमाउंट आई नीड नॉट पे, इट्स नॉट अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। बट अगर बी ने पे नहीं किया तो लायबिलिटी अराइज हो जाएगा, फिर मेरे को देना पड़ेगा, फिर वो कॉन्टिंजेंट नहीं परमानेंट लायबिलिटी बन जाएगा। सो कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या है, वो अराइज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे होगा, ऐसे होगा कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। तो ये था मीनिंग ऑफ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, जो अराइज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप आपके कंपनी का परफॉर्मेंस आपके कंपनी के साथ ही प्रीवियस ईयर में कंपेयर कर सकते हो, किसी और कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर कर सकते हो, है ना, वो भी पॉसिबल है, जो सिमिलर इंडस्ट्री में है ये भी पॉसिबल है। कंट्रोल ओवर एक्सपेंसेस, मैंने आपको कहा था कि प्रॉफिट बढ़ाना है तो कॉस्ट कम करो। तो जहाँ जहाँ पे अपन लैक है, करेक्ट ना, जहाँ जहाँ पे अपना वीकनेस है, अच्छा ये कंट्रोल मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस, यहाँ पे ओवरऑल कंट्रोल की बात की है। जैसे एक्सपेंस को कंट्रोल करना एक एस्पेक्ट है, कोई एम्प्लॉय एफिशिएंट नहीं है तो उसका एफिशिएंसी बढ़ना चाहिए, उसका परफॉर्मेंस ट्रैक करो, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दो इम्प्रूव करने के लिए, करेक्ट ना। तो ये कंट्रोल मतलब अपन ने जो एक काम लिया वो स्पेसिफिक टारगेट टाइम में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो टाइम में नहीं हो रहा है तो फिर क्या करना चाहिए, क्योंकि टाइम बढ़ गया तो अपना कॉस्ट बढ़ेगा, प्रॉफिट पे कम होगा। जैसे आईटी इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट टाइमली खत्म करने पड़ते हैं, नहीं तो पेनल्टी रहता है सामने वाले की तरफ से, तो वो टाइम बाउंड रहता है। वहाँ पे आर्ली बेसिस पे बिलिंग होता है,
सो एक एक मिनट का वहाँ पे हिसाब लिया जाता है। यस, आईटी कंपनी में जो एम्प्लॉय है एक एक मिनट का हिसाब उनसे लिया जाता है, तो उसको बोलते हैं कंट्रोल। एंड नेक्स्ट इज गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड टैक्सेशन। यस, ये तो मैंडेटरी है, तो गवर्नमेंट को भी पता चलता है कि भाई कब रिकॉर्ड मेंटेन, आप कौन से रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, आपने रिकॉर्ड मेंटेन की नहीं है, अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन किया तो आपका इनकम टैक्स लायबिलिटी अराइज होता है, फिर आपको वो भी पे करना पड़ता है। सो ये सब चीज़ें मैं आपको इन जनरल पहले ही बता चुका हूँ। चलो फटाफट इसका छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, हेडिंग लिखो फटाफट, अच्छे से बनाओ डायग्राम। चलो, सो पहला फंक्शन है मेजरमेंट। अभी मेजरमेंट में इंपॉर्टेंट क्या है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। देन फोरकास्टिंग में क्या है, फ्यूचर फाइनेंशियल पोजीशन। डिसीजन मेकिंग कोई भी एरिया का हो सकता है, तो डिसीजन मेकिंग यू कैन से फॉर एनी, मतलब कोई भी डिसीजन लेना है तो वी कैन यूज अकाउंटिंग डेटा। कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन जो मैंने आपको कहा था, कंट्रोल ओवर ऑल एक्टिविटीज, है ना, सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। मतलब वो फिर वो एक्सपेंस का भी हो सकता है या नॉन मॉनिटरी एक्टिविटी भी होता है, क्योंकि हर एक एक्टिविटी का इम्पैक्ट कॉस्ट पे होता है। सो हर एक एक्टिविटी टाइम बाउंड होना चाहिए, वो प्रॉपर टाइम में कंप्लीट नहीं होता, अपना खर्चा बढ़ जाता है। गवर्नमेंट रेगुलेशन मतलब मैंडेटरी आप बोल सकते हैं, है ना, ये मैंडेटरी आपके लिए, ऐसा करना आपके लिए क्या है, मैंडेटरी है। तो यह है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ऐसे छोटे ज़्यादा लंबे डायग्राम मत बनाओ, फिर क्या आदमी निकलते समय बोर होता है, इसलिए मैं बहुत बड़ा डायग्राम नहीं बनाता हूँ, बट टू द पॉइंट आपको डायग्राम बना के दूंगा ताकि आपको पढ़ने में मजा हो। आप सोचो इतना थ्योरी बार बार पढ़ना, इसमें लगभग 22-23 चैप्टर है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सोच, मतलब जो लोग डायग्राम नहीं निकाले वो खुद को पूछो कि भाई बाद में सर के 1000 पेजेस के नोट्स पढ़ना बेटर है या 100 पेजेस में 1000 पेजेस का डायग्राम कवर करना आसान है, ये आपका कॉल है। एंड अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करो लिखना है, क्योंकि कुछ बच्चे लिखते नहीं, मेरे को पता है काफ़ी बच्चे आलसी होते हैं, बट अभी वो उनको एग्जाम में समझ में आएगा। फिर मैं तो बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको बेस्ट नहीं चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलो इतना लिख लो। हो गया,
चलो अभी और एक पॉइंट पढ़ते हैं, फिर अपन एक ब्रेक लेना है. व्हाट इज बुक कीपिंग? मेंटेनिंग ऑल द रिकॉर्ड्स एज सर्टिफाइड बाय कार्टर. बुक कीपिंग इज साइंस एज वेल एज आर्ट. साइंस मतलब क्यों? वो सिस्टमेटिक वे में जाना है. साइंस मतलब विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट कि ABCD ऐसे ही होगा. जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, उल्टा नहीं हो सकता. एंड आर्ट क्यों? उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, ट्रांजैक्शन को ग्रुपिंग कैसे करना है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे करना है, रिपोर्ट मैनेजमेंट को कैसे देना है. इट्स एन आर्ट. करेक्टली रिकॉर्डिंग in books of accounts all those business transactions that result in transfer of money or money's worth. Bookkeeping is an activity concerned with recording, classifying the financial data related to business operation in order of its occurrence. मतलब जैसे ट्रांजैक्शन ऑकर होंगे अपन वन बाय वन उसको रिकॉर्ड करेंगे. एंड पहले जिस बुक में रिकॉर्ड होते हैं वो होता है जर्नल एंट्री. Bookkeeping is a mechanical task which involves collection of basic financial information, identification of event and transaction with financial character, मतलब मॉनिटरी, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन ऑर्डर ऑफ इट्स ऑकरेंस. जैसे आएंगे डे वाइज रिकॉर्ड करना है. क्लासिफाइंग द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मतलब वही लेजर. एंड लास्ट प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइज स्टेटमेंट नोन एज अ ट्रायल बैलेंस. तो ये सब होता है बुक कीपिंग. नाउ अभी मैंने आपको अकाउंटिंग पढ़ा है, बुक कीपिंग पढ़ा है. अभी देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट दोनों में फ़र्क क्या है सर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग? देखो बुक कीपिंग का मतलब है आई एम मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स. देखो बुक कीपिंग क्या लिखा है अपन ने? करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सो बुक कीपिंग इज कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग फंक्शन एंड अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ डिसीजन मेकिंग ऑल्सो. यस, based on record maintained I'll take important decision. So accounting is concerned with making future decision. ये important. तो ये major difference है. देखो output of bookkeeping is a input for accounting. Output of accounting permit informed judgment and decision by the users of accounting. तो bookkeeping से अपन जाते हैं accounting की तरफ. बुक में अपन रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उस बेसिस पे अपन करते हैं उसका अकाउंटिंग. रिकॉर्ड के बेसिस पे अकाउंटिंग होता है. अभी रिकॉर्ड्स में मैं वाउचर्स भी रिकॉर्ड करके रखूंगा, इनवॉइस कलेक्ट करूंगा, चलन रिकॉर्ड करके रखूंगा. सो अकाउंटिंग मीन्स नॉट ओनली ये, बुक कीपिंग में सभी चीज़ें कवर्ड है ना. बुक कीपिंग का मतलब सभी रिकॉर्ड मेंटेन करना, फिर वो छोटा सा चलन क्यों ना हो, करेक्ट ना. छोटा सा स्टेशनरी से आपने आइटम परचेस क्यों नहीं किया, उसका बिल मेंटेन करना. तो सभी बिल मेंटेन करना, गवर्नमेंट के सब कंप्लायंसेस करना जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, तो वो बुक कीपिंग में आता है. गवर्नमेंट के हिसाब से सब रिकॉर्ड, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं, प्रोविडेंट फंड के, ग्रेचुइटी के, वो भी सब इंपॉर्टेंट है. वो भी बुक कीपिंग का ही पार्ट है. सभी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं. एंड अकाउंटिंग का पर्पस क्या है? अपन डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं. पर्पस ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन इवेंट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर. द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू फाइंड रिजल्ट्स इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड टू रिपोर्ट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ. Bookkeeping is the foundation of accounting. Accounting is considered as the language of the business. Bookkeeping is done by junior staff. Accounting is done by senior staff जिसके पास analytical skill हो. Object of bookkeeping is to summarize the cumulative effect of all the economic transactions of business for a given period by maintaining permanent record of each business transaction with its evidence. Evidence मतलब जो मैंने कहा था कि अगर सपोज आप कंपनी के काम के लिए कहीं गए थे रिक्शा से, तो रिक्शा का तो बिल नहीं होगा, उसका वाउचर बना लो, सीनियर का साइन लो. होटल में गए तो बिल मिलता है, उसका बिल मेंटेन करो. ट्रैवल को गए कंपनी के काम से, उसका टिकट लगा के रखो, क्योंकि जब ऑडिट होगा तो मैं बहुत सारी चीज़ें चेक करने वाला हूँ. एन ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट ओनली बुक कीपिंग बट ऑल्सो एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म डिसीजन. तो अकाउंटिंग इज मोर कंसर्न टुवर्ड्स एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. बुक कीपिंग इज मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स. तो जो बुक कीपिंग डिपार्टमेंट में होते हैं, they don't analyze, they only create records. करेक्ट ना. मतलब अगर आप डॉक्टर के पास गए, मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ. डॉक्टर बोलता है कि भाई तुम इतना एक्सरे निकाल के लेके आओ, तो एक्सरे निकालने के बाद वो बंदा तुमको एक्सरे निकाल के देता है. एंड वो है बुक कीपिंग. वो एक्सरे मेंटेन, वो निकाल के देगा आपको, एंड डॉक्टर बोलेगा ये दवाई लो, ये करना पड़ेगा, वो है एनालिसिस. सो जब तक मैं एक्सरे नहीं निकालूंगा तब तक डॉक्टर एनालाइज नहीं कर पाएगा. बस दैट इज द डिफरेंस. तो जो बंदा एक्सरे निकालता है वो खुद का दिमाग ज़्यादा नहीं लगाता है, जितना बोला है डॉक्टर ने उसके हिसाब से वो एक्सरे निकाल के देता है.
उसके ऊपर दवाई कौन सी देना है, ट्रीटमेंट क्या लेना है, कितने, वो डॉक्टर ही आपको बता सकता है। सो दैट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपन एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा। इस लेक्चर मैंने एकदम बेसिक पढ़ा है, इतना भी एक बार रिवाइज करो। अगले लेक्चर में अपन इसका बराबर रिवीजन करेंगे एंड फिर अपन आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर।